1 अप्रैल से देश भर में जनगणना 2026 का पहला चरण शुरू होने जा रहा है, जो भारत के इतिहास में एक अहम और महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है। ये जनगणना 2 चरणों में पूरी होगी और पहले चरण में मकान सूचीकरण एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की अद्यतन प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में न केवल लोगों की संख्या, नाम, आयु और लिंग की जानकारी दी जाएगी, बल्कि उनके पास मौजूद संसाधनों जैसे मोबाइल फोन, बाइक, कार, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, शौचालय, नल का पानी आदि के बारे में भी पूछा जाएगा। सरकार ने इस बार जनगणना को और अधिक आधुनिक और डिजिटल रूप देने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जिसके जरिए गणनाकार घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। इस डिजिटल जनगणना प्रणाली से आंकड़ों की सटीकता और पारदर्शिता में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। पहले चरण में मकानों की गिनती और उनकी विशेषताओं को दर्ज किया जाएगा, जैसे कि मकान पक्का है या कच्चा, उसमें कितने कमरे हैं, शौचालय की व्यवस्था है या नहीं, बिजली की उपलब्धता, जल स्रोत की स्थिति आदि। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने की प्रक्रिया भी इसी चरण में की जाएगी। एनपीआर में नागरिकों से उनके माता पिता की जन्म तिथि और जन्म स्थान, पिछला पता, वर्तमान पता, शिक्षा का स्तर, व्यवसाय, बैंक खाता, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार और पैन जैसे विवरण माने जाएंगे। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि दस्तावेज दिखाना अनिवार्य नहीं होगा। लोगों को स्वयं जानकारी देनी होगी और उन पर भरोसा किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे सरकार का उद्देश्य न केवल जनसंख्या का सही आकलन करना है, बल्कि देश में रहन सहन के स्तर, संसाधनों की उपलब्धता और सुविधाओं के वितरण को भी समझना है। इससे सरकार को नीतियों के निर्माण, योजनाओं के क्रियान्वयन और बजट आवंटन में सहायता मिलेगी। उदाहरण स्वरूप, अगर किसी क्षेत्र में मोबाइल और इंटरनेट की पहुंच कम है, तो सरकार उस क्षेत्र में डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दे सकती है। वहीं अगर किसी क्षेत्र में पेयजल की सुविधा नहीं है, तो जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का विस्तार भी किया जा सकता है। जनगणना के पहले चरण के तहत सभी मकानों को एक विशिष्ट मकान संख्या दी जाएगी और उनके भू स्थान यानी जियो लोकेशन को भी रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई भ्रम न रहे। ये प्रक्रिया करीब 3 महीने तक चलेगी और उसके बाद दूसरा चरण शुरू किया जाएगा, जिसमें व्यक्तिगत स्तर की जानकारी ली जाएगी। सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि इस बार जनगणना में गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। किसी भी नागरिक की व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और ये केवल सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए इस्तेमाल होगी। इसके लिए जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कड़े प्रावधान है। जानकारी साझा न करने पर जुर्माने का प्रावधान भी है, लेकिन सरकार भरोसे की नीति पर काम कर रही है और लोगों से ईमानदारी से जानकारी देने की अपील भी कर रही है। इस बार की जनगणना विशेष है क्योंकि यह स्वतंत्र भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी और इसमें लोगों को स्वयंसेवी रूप से भी जानकारी भरने का अवसर मिलेगा। नागरिक जनगणना पोर्टल पर जाकर अपने और अपने परिवार के विवरण खुद दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए एक विशेष प्री रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है और जो लोग ये विकल्प चुनते हैं, उन्हें एक पहचान संख्या दी जाएगी, जिसे गणनाकार के साथ साझा करना होगा। इस पहल के तहत नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। सरकार की योजना है कि इससे उन सभी जरूरतों की पहचान हो सके जिनके बारे में अब तक कोई विस्तृत और अद्यतन आंकड़े नहीं हैं। उदाहरण के लिए, कितने परिवारों के पास टीवी है, कितनों के पास बाइक या कार है, कितने घरों में कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा है। ये सभी आंकड़े नीति निर्धारण में बेहद उपयोगी साबित होंगे। सरकारी अधिकारियों ने ये भी बताया है कि किसी भी स्थिति में जबरदस्ती जानकारी नहीं ली जाएगी और जिन सवालों पर नागरिक असहज महसूस करें, उनके जवाब देना वैकल्पिक होगा। हालांकि अधिकांश जानकारी योजनाओं से जुड़ी सेवाओं के बेहतर वितरण के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए अधिकारियों का अनुरोध है कि लोग ज्यादा से ज्यादा सटीक और ईमानदार उत्तर दें। अभी तक जनगणना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और जनगणना निदेशकों के साथ बैठकें की जा चुकी हैं और सभी राज्यों में प्रशिक्षण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। देश भर में लगभग 30 लाख गणनाकारों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, जो इस कार्य में लगे होंगे। प्रत्येक गणनाकार को एक विशिष्ट क्षेत्र सौंपा गया है, जिसमें वे घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे।
जनगणना के दौरान जो मोबाइल ऐप इस्तेमाल होगा उसमें डेटा को सीधे एक केंद्रीकृत सर्वर पर अपलोड किया जाएगा, जिससे कि रियल टाइम निगरानी की जा सके और किसी भी गड़बड़ी को तुरंत सुधारा जा सके। इसके अलावा आंकड़ों का स्वतः विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीकों का भी सहारा लिया जाएगा। जनगणना 2026 भारत के लिए न केवल एक प्रशासनिक कार्य है बल्कि ये एक सामाजिक अभ्यास भी है, जिसमें देश के हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। ये देश की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक संरचना को समझने का अवसर प्रदान करता है और सरकार तथा समाज दोनों के लिए एक दर्पण का कार्य करता है। इस प्रक्रिया की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आम नागरिक किस हद तक इसमें ईमानदारी और सक्रियता से भाग लेते हैं। आने वाले वर्षों में इसी डेटा के आधार पर देश की नीतियां तैयार होंगी और विकास के रास्ते निर्धारित किए जाएंगे। इसीलिए ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह जनगणना में हिस्सा लेकर देश की आगे की दिशा तय करने में अपना योगदान दे। डिजिटल जनगणना के बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए द क्विक।